नमस्कार विद्यार्थियों को स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। और आज टॉपिक है लेसन नंबर 18 का पार्ट सेकंड है, क्योंकि इससे पहले इस लेसन का पार्ट फर्स्ट आ चुका है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए और आप वो पार्ट देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। चलिए करते हैं शुरू आज का ये वीडियो। आज टॉपिक है उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ता के कर्तव्य। हमने ग्राहक का शोषण किस प्रकार से होता है वो तो हमने पढ़ा था, पर उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है? मतलब एक ग्राहक के कुछ कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों की पालना करना बहुत ही आवश्यक है। तो वो कर्तव्य है क्या, चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, वस्तु संबंधी लिखित या अलिखित जानकारी एकत्र करना। जानकारी एकत्र करना एक उपभोक्ता का फर्ज बनता है कि जो वस्तु वे खरीद रहे हैं उस वस्तु के बारे में जितनी भी जानकारी, चाहे जानकारी लिखित में है या अलिखित में है, उस जानकारी उस उपभोक्ता को होनी चाहिए। अर्थात जो वस्तु वे खरीद रहा है उसके बारे में ग्राहक को पूरी तरह से वो जब संतुष्ट हो तब भी वो वस्तु ग्राहक को खरीदनी चाहिए। नंबर 2, मानक चिन्हों की पालना। मानक चिन्हों का देखकर खरीदें। मानक चिन्हों को देखकर खरीदें। अलग अलग प्रकार की वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार के मानक चिन्ह होते हैं, FPO, ISI, ISO इत्यादि। तो आप जिस प्रकार की वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे मान लो आप वस्तु ले रहे हैं इलेक्ट्रिक, तो उस पर ISI का चिन्ह होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई खाद्य सामग्री ले रहे हो तो उस पर FPO का चिन्ह होना चाहिए। तो क्योंकि इन चिन्हों से हमें ध्यान पड़ता है कि जो वस्तु खरीद रहे हैं वो किस क्वालिटी की है। तो आगे से आप जब भी वस्तु खरीदें तो आप इन मानक चिन्हों को देखकर ही वस्तु को खरीदें। नंबर 3, बिल की प्राप्ति। बिल की प्राप्ति। आपने कोई वस्तु खरीदी है तो आप उसका बिल अवश्य प्राप्त करें, तो बिना बिल के आप कभी भी शिकायत नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिल ही आपका सबूत होता है कि आपने वह वस्तु उस दुकान से ही खरीदी है। अन्यथा दुकानदार कह सकता है कि आपने वस्तु वहां से खरीदी ही नहीं है। नंबर 4, कार्यवाही से पूर्व। कार्यवाही से पूर्व विक्रेता से संपर्क करना। अगर आपको किसी वस्तु में शिकायत है तो सीधा आप ऐसा नहीं हमने कंज्यूमर कोर्ट में अपील कर दी, नहीं, आप पहले उस विक्रेता के पास जाइए जहां से आपने वस्तु खरीदी है और देखिए वो विक्रेता आपको क्या जवाब देता है। अगर विक्रेता आपकी समस्या को सुनकर आपकी समस्या को दूर करता है तो आपकी वो समस्या वहीं पर एंड हो जाएगी। अगर वो विक्रेता आपकी बात को नहीं सुनता है तब आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। नंबर 5, सबूतों को इकट्ठा करना। सबूतों को एकत्र करना। अब आपके केस को मजबूत करने के लिए आपके पास क्या क्या प्रूफ है, उन प्रूफ्स को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए बिल, आपने शिकायत करने से पूर्व उस विक्रेता से आपने जो संपर्क किया है उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो या उससे बातचीत हो, जो सबूत हो आपको इकट्ठा करना चाहिए, तभी आपका केस मजबूत हो सकता है। नेक्स्ट है नंबर 6, उचित उपभोक्ता अदालत में जाना। इसका मीन्स क्या है कि जिस प्रकार का आपका केस बनता है आपको उसी प्रकार की अदालत में संपर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है आपका मामला है कुछ हजार का और आप सीधा राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता अदालत में संपर्क कर रहे हो तो आपका केस वहां पर सुना नहीं जाएगा। तो जल्दी से आप उपभोक्ता कर्तव्य को नोट कर लीजिए। आप अपनी SST की नोटबुक में आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो रोक कर भी आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता अधिनियम। उपभोक्ता अधिनियम, एक बात ध्यान रखना, अधिनियम मतलब होता है कानून। तो भारत के आजाद होने से पहले 1930 में, कब 1930 में माल विक्रय अधिनियम बनाया गया था। माल विक्रय अधिनियम बनाया गया था और भारत के आजाद होने के पश्चात 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता अधिनियम बनाया गया था। उपभोक्ता अधिनियम बनाया गया था। इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम बोलते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय या केंद्र सरकार के द्वारा इस कानून को बनाया गया था। इसी कारण आज वर्तमान में इंडिया के अंदर 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं इसी कारण से। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1987 को यह अधिनियम बनाया गया था। राज्य उपभोक्ता अधिनियम कब बनाया गया? 1987 को। नोट कर लीजिए आप। बढ़ते आगे। इसी के आधार पर कुछ अदालतें भी बनाई गई है। जो अदालतें हैं वो 3 प्रकार की है। उपभोक्ता अदालत है वो 3 प्रकार की बनाई गई है। उपभोक्ता अदालतें ये 3 प्रकार की बनाई गई है। पहला है राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत। यहां पर जो मामले आते हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा बन जाते हैं। मामले कहाँ आते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में आते हैं। नंबर 2 राज्य उपभोक्ता अदालत। यहां मामले आते हैं 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक। 1 करोड़ तक। और तीसरा है जिला अदालत। जिला उपभोक्ता अदालत। यहां 1 रुपए से लेकर 20 लाख तक के मामले आते हैं। अब बात ध्यान रखना, अब राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत का कार्य प्रणाली क्या है? राज्य क्या है और जिले क्या है? पर राष्ट्रीय करते हैं बात, यहाँ उसमें सभी अधिनियम लागू होते हैं जिनको राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम बनाया गया है। यहाँ पर उन सभी जो कार्य दिवस होते हैं संडे मंडे, उन सभी को कार्य होगा जिस दिन अवकाश नहीं हो। अवकाश वाले दिन कार्य नहीं होता है। अवकाश वाले दिन को छोड़कर बाकी सब दिन यहाँ कार्य होते हैं। तीसरा है यहाँ पर अंतिम फैसला है यहाँ का अध्यक्ष रहता है। वही बात करें हम राज्य वाले की, सेम कानून है। राष्ट्रीय और राज्य जो अधिनियम है उनके सभी कानून यहाँ लागू होते हैं। यहाँ भी अवकाश को छोड़कर बाकी दिन यहाँ कार्य होता है। यहाँ भी सभी प्रकार के अंतिम फैसले वो यहाँ का अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और लास्ट है जिला वाला, सेम ही है। यहाँ पर राज्य सरकार के कानून लागू होते हैं जो उपभोक्ता अधिनियम बनाए गए। यहाँ भी अवकाश को छोड़कर बाकी सब दिन क्या कार्य होता है। तो यहाँ भी अंतिम फैसला है वो जिला अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये थे 3 उपभोक्ता अदालतों के प्रकार। अब बढ़ते आगे, किस तरह से होता है उनमें कार्य प्रणाली। तो ध्यान रखना, अगर आपका केस छोटा है, अपने छोटे केस चलते हैं, मतलब आप 4-5 रुपए मामला है, इस तरह होगा। चलिए बढ़ते हैं, उपभोक्ता अदालत की कार्य प्रणाली। उपभोक्ता अदालत की कार्य प्रणाली देखिए बात, पहली बात क्या होगा, जब आप किसी दुकानदार के पास से वस्तु लोगे, इस बात का जब वस्तु पसंद आ गई तो आप शिकायत नहीं करोगे। आप कब करोगे शिकायत? जब वस्तु आपको पसंद नहीं आई। तो क्या करोगे? जब आपको वस्तु पसंद नहीं आती है तो क्या करते हो? पहले उस दुकानदार से संपर्क करते हो, और दुकानदार अगर आप कार्रवाई नहीं माने तो आप क्या करोगे? तो अदालत में आप जाते हो। यहाँ क्या होता है, पहला जिला वाले में, जिले में क्या होता है कि आप इसमें अपील करते हो तो आपका फैसला है वो 90 दिन के भीतर आपका फैसला आ जाएगा।
90 दिन के भीतर आपको क्या आ जाएगा, फैसला आ जाता है। अगर आपको उस फैसले से आपत्ति हो या लगे आपको फैसला सही नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर क्या करोगे, इस मामले को कहाँ लेके जाओगे, राज्य वाले में लेकर जाओगे। आगे भी प्रणाली सेम होगी, वहां भी 90 दिन तक कार्य चलेगा और लगेगा कि 90 दिन में फैसला नहीं आएगा तब क्या करेंगे, वह सेम है कि अगले 30 दिन में उस मामले को हम राष्ट्रीय अदालत में लेकर जाते हैं। इस तरह से इन तीनों की कार्य प्रणाली लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है विधिक जागरूकता। विधिक जागरूकता, नाम से आपको लग रहा होगा कि क्या है, कानूनी रूप से आदमी को जागरूक करने के लिए, है भी सही। तो भारत में जानते हैं कई तबके या गरीब ऐसे लोग हैं जो कानूनी सहायता नहीं ले सकते, तो उनके लिए भारत सरकार मतलब कुछ न कुछ किया जाए। भारत आजाद होने से ही, भारत होते ही इस पर कार्य करना आरंभ कर दिया गया और अलग अलग समय पर गरीबों को न्याय प्रदान करने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए थे। तो इसके लिए 1960 में पहले कुछ दिशा निर्देश जारी हुए। कब होते, 1960 में कुछ दिशा निर्देश जारी हुए थे। दिशा निर्देश क्या हुए, जारी हुए। उसके बाद आते हैं पी भगवती। पी भगवती ये कौन है, ये न्यायमूर्ति है, वो जमाने थे न्यायमूर्ति, मतलब वो एक न्यायाधीश थे। उनके द्वारा कुछ कार्य किया गया। उनके द्वारा 1980 में राष्ट्रीय विधिक सेवा 1980 में राष्ट्रीय विधिक सेवा नियम लागू किया गया और उन्हीं के प्रयास से बाद में 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम लागू किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम लागू किया गया। और अब आता है सवाल कि कब लागू हुआ, तो ध्यान रखना कि लागू हुआ था 5 नवंबर 1995 को। बना कब था, 1987 में, और कब लागू हुआ, 5 नवंबर 1995 को। इसीलिए 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें होता है जो परिवार गरीब है, महिलाएं, कमजोर वर्ग, बुजुर्ग, उनको अगर किसी प्रकार से कानूनी सहायता जरूरत है तो उनके लिए निःशुल्क या बहुत कम शुल्क में कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए या इसका ध्यान रखना, तो न्यायाधीश द्वारा या न्यायालयों द्वारा समय समय पर कैंप लगाकर, रैलियां करके और आदि माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। अब देखते हैं भाई, राजस्थान राज्य विधिक सेवा अधिनियम, ये तो राष्ट्रीय वाला। अब करते हैं बात राजस्थान वाले की। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा अधिनियम, राजस्थान राज्य विधिक सेवा अधिनियम, ये क्या है। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा अधिनियम के तहत हम पढ़ेंगे किस तरह से राजस्थान सरकार में लागू। राजस्थान राज्य में अधिनियम 1987 में लागू होता है। इसके तहत क्या किया गया, इसका मुख्यालय है कहां पर है, जयपुर में बनाया गया। विधिक सेवा का मुख्यालय कहां बनाया गया, जयपुर में। इसके 3 भाग बनाए गए, एक तो राज्य स्तर पर, एक जिला स्तर पर और एक तहसील स्तर पर। राज्य क्या होते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। और जो जिला में क्या बोलते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जो है तहसील को क्या बोलते हैं, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके तहत क्या क्या कार्य होते हैं, पहला इसमें कार्य क्या है, राष्ट्रीय स्तर जो अधिनियम है उसकी पालना करना। दूसरा है जितना हो सके न्याय को प्रदान करना। तीसरा है लोक अदालतों का आयोजन करना। चौथा है जनता को सरल माध्यम में कम से कम खर्चे पर न्याय प्रदान करना। इस प्रकार से मुख्य रूप से जनता को न्याय प्रदान करने कार्य करते हैं। चलिए पढ़ते हैं तो राजस्थान सरकार की कुछ प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। चलिए पढ़ते हैं कल्याणकारी योजनाएं। कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं। देखिए नाम से समझ रहा है, जो योजना जनता का कल्याण है, भला करती हो, उसके लिए योजनाएं बनाई गई है। पहला योजना को अगर
असंगठित मतलब आप लिखा होगा कि अपने घरों में जो मजदूर आते हैं उनके लिए योजना बनाई गई। पहला कौन सी है? दुर्घटना मृत्यु सहायता। दुर्घटना या मृत्यु पर सहायता। अर्थात कि श्रमिक मजदूर की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता मिलती है। किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए कार्य करते हुए तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता मिलती है। इसके अलावा नंबर 2 बड़े योजना, देखिए नंबर 2 योजना कौन सी है? ये योजना है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए योजना बनाई गई है। इसलिए क्या है? जो श्रमिक है उनके बच्चों को, जो बच्चे 6 to 8 पढ़ रहे हैं उनके लिए 1000 से 1200, और जो बच्चे ये शिक्षा के लिए योजना। जो गरीब परिवार या मजदूर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास 6 to 8 है 1200 रुपए है, 9 12 है 1500, 1800 रुपए के हर मासिक या वार्षिक उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तीसरा पढ़े चिकित्सा सहायता योजना। चिकित्सा सहायता योजना, देखो नाम से समझ हो रहा है, इसमें डॉक्टरी को सहायता प्रदान की जाए। इसमें क्या होगा? अगर कोई मजदूर घायल होता है उसे 1 लाख तक की सहायता मिलती है इलाज के लिए। 1 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है। 1 लाख तक का इलाज क्या मिलता है? मुफ्त मिलता है। क्या अगर कोई मजदूर कार्य करते समय क्या होता है? घायल हो जाए, उस मजदूर को अपना इलाज करवाने के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता है वो सरकार द्वारा बिल्कुल निःशुल्क से प्रदान की जाती है। चौथा है प्रसूति सहायता। कौन सी है? प्रसूति सहायता। राजस्थान सरकार ने इसे किया है, जो महिलाएं गर्भवती है उन्हें 6000 रुपए अपने गर्भावस्था के दौरान जो खर्च होता है, दवाएं चाहिए आदि के लिए सरकार से 6000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यह है प्रसूति सहायता योजना। नेक्स्ट है मातृत्व अधिनियम। मातृत्व अधिनियम, फिर आप इस नाम का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। मातृत्व अधिनियम क्या मतलब है कि जब कोई महिला है और वो रोजगार या कार्य कर रही है, अगर वो क्या हो जाए माता बनती है तो उस महिला को कुछ अवकाश प्रदान करते हैं। ये योजना 1961 से चली आ रही है। तो हो गया पता क्या? मातृत्व अधिनियम 1961। तो उस महिला का, उस महिला को 6 सप्ताह तक बिना किसी उसकी सैलरी काटे उसे अवकाश प्रदान किया जाएगा। 6 सप्ताह तक सवैतनिक अवकाश उस महिला को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है विश्वकर्मा योजना। इसमें क्या है? इसमें जो श्रमिक है पंजीकृत उनको लाभ मिलेगा। विश्वकर्मा योजना, तो आप जानते हो मिस्त्री वगैरह क्या है, विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, उन्हीं के नाम से योजना चलाई गई है। तो मजदूर क्या है? पंजीकृत उनके लिए ये योजना चलाई गई है, उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है योजना की बाल विवाह अधिनियम है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसमें क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु लड़की और 21 वर्ष से कम आयु लड़का अगर शादी होती है, विवाह होता है तो उनको बाल विवाह मानते हैं, और ऐसे बाल विवाह पर भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। नेक्स्ट है नकल विरोधी अधिनियम। नकल विरोधी अधिनियम, नकल, हाँ इसमें क्या है? नाम से कुछ हो रहा है, इसमें क्या है? नकल को रोकने का प्रयास किया गया है। नकल विरोधी अधिनियम। अब आप सोचिए कि नकल आपने कब कहां की होगी एग्जाम में? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस अधिनियम बनाया है कि अगर कोई विद्यार्थी एग्जाम के दौरान नकल करता हुआ पकड़ा जाए, 1992 में ये, तो ऐसे विद्यार्थी को उस वर्ष की समस्त परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में भी बोर्ड की सभी क्लासों से वंचित किया जाएगा। उसे बोर्ड की किसी भी कक्षा की परीक्षा देने से वंचित भी किया जा सकता है और उस पर जुर्माना लग सकता है। तो आइंदा विद्यार्थी भी एग्जाम दे तो नकल के बारे में ना सोचे। हाँ, इसके अलावा और देखते हैं। देखो आपको अगर आपने नोट नहीं किया, नोट कर लीजिए, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम। जून 2005 में इस अधिनियम को 13 जून कि जून 2005 में इस अधिनियम को लागू किया गया था। यह अधिनियम 15 जून 2005 को पास हुआ था और अक्टूबर 2005 को इस नियम को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब नियम है क्या कि हम अलग अलग प्रकार के सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास इतनी पावर होती तो हम ध्यान निकालते कि फलाना काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, 2005 में एक योजना नाम था सूचना का अधिकार योजना। इसे शॉर्ट में बोलते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। इसमें अब क्या है, अलग अलग सरकारी दफ्तरों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पंजीकृत डाक द्वारा आपको अपनी समस्या या जानकारी लिख के भेजनी होगी कि हमें उस विभाग से अमुक जानकारी चाहिए और वो विभाग आपको जानकारी प्रदान करता है। परंतु इसमें आप कुछ जानकारी ऐसे जिनको आप नहीं मांग सकते। नंबर 1, आप देश की या राष्ट्र की खुफिया जानकारी नहीं मांग सकते। नंबर 2, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री या अन्य अफसर है उनके निजी जिंदगी के बारे में आप नहीं पूछ सकते। नंबर 3, ऐसी कोई भी बात आप नहीं पूछ सकते जिनसे देश की राष्ट्रीय एकता को खतरा हो। हाँ, इसके अलावा आप अन्य कोई प्रकार की जानकारी आप उनसे मांग सकते हैं। ये है सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके तहत क्या है, आपको अगर आप चाहें तो आप उनके दस्तावेज भी दे सकते हैं, फोटोकॉपी मांग सकते हैं, फ्लॉपी या डिस्क भी मांग सकते हैं। इसके लिए इनके लिए अलग अलग चार्ज भी बनाए गए हैं, जो चार्ज आपको यहाँ के ऑफिस वगैरह में आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। इसके तहत आप सरकारी विभाग संबंधी कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार के अधिकारी नियुक्ति की गई है, जिनके नाम पर आप लिखकर या जिनको आप लिखकर आप उनसे जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हमने कहा सूचना का अधिकार क्या था। अगर आपको इसके तहत आप मान लो आपको भी हमें कोई जानकारी नहीं मिली तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी है। अगर जानकारी ना दे, जानकारी नहीं दे तो विभागीय अधिकारी पर क्या होगा, विभागीय अधिकारी पर क्या है, जुर्माना भी लगेगा, जो उसकी तनख्वाह या सैलरी से काटा जाएगा। इस तरह से आज अपना लेसन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। सॉरी 18वां, लेसन कौन सा है, 18वां है। ये लेसन कौन सा 18वां आज ये कंप्लीट होता है 2 पार्ट में। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट देख लें। अगर आपको भी लगता है कि टॉपिक छूट गया है, टॉपिक नहीं करवाया है, तो आपने कमेंट में बताइए कौन सा टॉपिक रह गया है। अगर आपको मन में सवाल आ रहा है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, तो उस सवाल को हम दोबारा से आपको करवाएंगे। तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।